हेलो बेटा, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। चलो, आज हम लोग बेटा अपने लेक्चर को लेकर के आगे चलते हैं। कल तक की कहानी में हमने आपको समझा दिया है कि हम किसी भी एटम में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जरा इसके बाद हम लोग बढ़ते बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बेटा, इसी को हम लोग प्यार से कहा करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आ जाओ। हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है बेटा। डिफरेंस क्या है वो मैं भी बताऊंगा। जब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पढ़ने लगेंगे उस टाइम पर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब बेटा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। याद रखना सबसे पहली चीज तो ये चीज अप्लाई होती है बेटा केवल गैसियस एटम पर, ओनली फॉर गैसियस एटम, और 1 मोल एटम पर होता है बेटा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन 1 मोल एटम एंड गैसियस एटम। याद रखना बेटा, ये 1 मोल एटम पर एप्लीकेबल होगा और गैसियस एटम पर एप्लीकेबल होता है। अब जरा मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कोई एक न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट सेल, ये इसकी सेकंड सेल, ये इसकी थर्ड सेल। तो ये हो गई बेटा N1 सेल, ये हो गई N2 सेल, ये हो गई N3 सेल। अब बाहर से मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेकर के आने बेटा। यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इस बात से आप जानते रहिए। इन सेल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा। बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इसके वैलेंस सेल में घुसाना है। ये जो N3 सेल है बेटा, इसे हम लोग कहेंगे आउटर मोस्ट सेल। इसे क्या बोला जाएगा? आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग कभी कभी प्यार से क्या कहा करते हैं बेटा? वैलेंस सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। बेटा बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के वैलेंस सेल में जब एंटर कराया जाता है तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ से बेटा एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसी एनर्जी का कितना अमाउंट रिलीज हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। सॉरी इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कह सकते हैं कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जब वो अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराएगा, यानी जब हम एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में डालेंगे तो उस एटम से जितनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, इसकी थ्योरी क्या बनेगी बेटा? कहा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इसकी थ्योरी क्या बन गई बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द, या हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन enters in valence cell of any isolated gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है खुद ब खुद, उसी को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? बोल बेटा। तो देखो इसे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक एनर्जी पर एक इलेक्ट्रॉन डालने पर
जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जरा हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर ले बेटा। तो जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पीरियड बोलते हैं। और जब हम अप टू डाउन चलते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। आज बेटा हम पीरियोडिक टेबल में देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। किसको चेक करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेक करना चाह रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होती है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा लेफ्ट टू राइट चलने पर जो एटॉमिक साइज होती है एटम की वो डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होगी बेटा तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, और न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अगर हम लोग दूसरी बात इसमें देखें तो कहा जा सकता है कि जो जेड इफेक्टिव होता है ये ज्यादा होता है बेटा लेफ्ट टू राइट चलने पर। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में आसानी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा उतनी जल्दी एनर्जी रिलीज हो जाएगी बेटा, और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। जब हम ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं बेटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा हम अप टू डाउन चलते हैं तो पहली चीज तो एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। एटम्स की एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सोचो जब एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस का पावर घट जाएगा। न्यूक्लियस का पावर घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घट जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में एंटर नहीं कर पाएगा। तो साइज बढ़ने की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बोले तो एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज की बात कर ली बेटा, एटॉमिक साइज अगर हमने बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो होता है बेटा वो कम होता है, क्योंकि तुम्हें पता है जब साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का पावर घट जाएगा, तो जेड इफेक्टिव कम हो गया। अगर न्यूक्लियस का पावर घट गया मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कम करेगा, और कम करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। बोलो इतनी बातों को नोट कर बेटा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इतना नोट कर लो, आ जाओ बेटा। अब हम लोग शुरू करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखते बेटा वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर असर डालते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। आइए सबसे पहली बात हम लोग करेंगे बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आज बेटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में याद करो, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में बताया था, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ENC कहा करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बेटा हम लोग कभी कभी प्यार से, हमने अभी आपको बताया था, जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस की पावर। आज बेटा अगर न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियस की पावर घटेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। बोलो क्लियर हो गई बात यहाँ तक। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो बेटा प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अगर किसी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर ज्यादा है, और न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एंटर कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से एंटर किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। तो पावर, न्यूक्लियस की पावर जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। बोल बेटा क्लियर हो गई बातें यहाँ पे।
दूसरी बात अगर हम लोग करें बेटा तो कहते हैं कि नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल की बात करें बेटा तो ये कहीं ना कहीं हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं, एटॉमिक साइज की, क्योंकि अगर सेल ज्यादा होगा तो साइज बड़ी होगी, सेल कम होगा बेटा तो साइज छोटी होगी, यानी कहीं ना कहीं हम किससे रिलेट कर रहे हैं, एटॉमिक साइज से। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा नंबर ऑफ सेल के, नंबर ऑफ सेल, यानी इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एटॉमिक साइज। मतलब यह हुआ बेटा कि अगर एटॉमिक साइज बड़ी हो गई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी, और अगर एटॉमिक साइज छोटी हो गई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। एटॉमिक साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट आसानी से कर लेगा बेटा, और आसानी से कर लिया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। तीसरी बात करते हैं, नंबर 3, तीसरी बात करते बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें लल्ला, तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं जिसे कहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा जाता है बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बेटा तो याद करो हमने बताया था कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होता है, जब वो कैसा हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए। कैसा हो जाए बेटा, हाफ फिल्ड हो जाए, या वो कैसा हो जाए, फुल फिल्ड हो जाए। फुल फिल्ड हो जाएगा तब भी जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, आ जाओ। हाफ फिल्ड का मतलब बेटा एन यस में 1 इलेक्ट्रॉन, एन पी में 3 इलेक्ट्रॉन, डी में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने होने चाहिए बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है तो हम कहेंगे कि एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन, बेटा पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने हो जाएंगे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। याद रखना जब हाफ फिल्ड हो जाता है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो बेटा मोर स्टेबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। और जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो जाता है लल्ला तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बेटा, मोस्ट स्टेबल और मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब कि इसमें हम चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन डाल के स्टेबिलिटी इसकी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पहले से ही स्टेबल है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा। देखो जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन आने की, तो इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर सकता। तो जब मोस्ट स्टेबल हो जाते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा वो एग्जैक्ट 0 हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पीरियड में नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, क्योंकि नोबल गैस बेटा फुलफिल्ड ऑर्बिटल के होते हैं, और जब वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल के होंगे तो कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन देखो नोबल गैसों के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन अंदर ही नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जो मोर स्टेबल है बेटा इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये अप्रोक्स 0 होती है, यानी लगभग लगभग 0 के बराबर है। ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करा सकते हैं एनर्जी दे करके। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आई? जरा तीनों बातों को नोट करो, फिर चौथे पॉइंट की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, चौथे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और चौथा पॉइंट है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको हमने पढ़ा दिया था स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो जरा हम बात करें बेटा चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। आ जाओ बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है
1 अपॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट के, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर घट गई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। याद कर बेटा, हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था क्या होता है। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये हो गई इसकी N1, N2, N3 और N4। तो देख बेटा, हर सेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। न्यूक्लियस का काम है इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना, ये देखो। अब आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, जब वो अंदर अट्रैक्ट होता है अंदर की डायरेक्शन में न्यूक्लियस की तरफ, तो जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर भी माइनस, और बाहर से जो इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है उस पर भी माइनस। तो ये माइनस और ये माइनस रिपल्सन कर जाते हैं, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन के पिछवाड़े पर लात मारेगा, ये बाहर भागेगा। अब तुम सोचो कि अगर अंदर का इलेक्ट्रॉन बढ़िया एकदम खूब तबीयत से लतियाया है, इसको तबीयत से लात मारी है, तो ये ज्यादा दूर भागेगा बेटा, और ये दूर भागेगा तो साइज इसकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जैसे ही साइज बड़ी हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। अंदर के इलेक्ट्रॉन का बाहर के इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर भाग रहा है, और इलेक्ट्रॉन बाहर भाग रहा है तो साइज उसकी क्या होगी, बड़ी होगी, और साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा बात कर ले पीरियड और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो पीरियड की बात करें बेटा, इन पीरियड, पांचवा पॉइंट, इन पीरियड। पीरियड में बात करें, सेकंड पीरियड के एलिमेंट को हम लेते हैं बेटा। सेकंड पीरियड का एलिमेंट कौन है, लिथियम, उसके बाद कौन आएगा बेटा, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बेटा? थोड़ा इधर लिख लेते हैं, आपको अच्छे से दिख जाए, ताकि देखो हम लोग ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आज बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर हुआ बेटा 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बेटा, तो इसका आएगा 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब बेटा हम लेफ्ट टू राइट चलना चाह रहे हैं बेटा, हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। आओ जरा चेक करें, देखो यहाँ पे बेटा क्या है, हाफ फील्ड है, लिथियम क्या हो गया, हाफ फील्ड, इसका आउटर मोस्ट सेल। जरा बेरिलियम को देखो बेटा, ये फुल फील्ड है, बोलो आगे आ जाओ। फिर नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन कैसा है, हाफ फील्ड है। फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं नियॉन का, नियॉन का कैसा है बेटा, फुल फील्ड है। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? आओ इधर देखा जाए तो इसका फुल फील्ड है, तो बेटा याद रखना इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो गई, एग्जैक्ट 0। इसका हाफ फील्ड है, तो जितने हाफ फील्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है बेटा, अप्रॉक्स 0, मतलब लगभग 0 के बराबर होती है। और ये फुल फील्ड है, फिर से वही कहानी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। तो जितने फुल फील्ड हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये एक्सेप्शनल केस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो फुल फील्ड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। देख बेटा यहाँ पर ये हाफ फील्ड है, तो लगभग लगभग अप्रॉक्स इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे बेटा नियॉन का देखो फुल फील्ड है, तो नियॉन की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? यहाँ पे देखो जरा ध्यान से,
लिथियम भी क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 0, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। बताओ, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, छठे पॉइंट की तरफ। और छठे पॉइंट में कह रहा है कि अगर ग्रुप में हमें पीरियोडिक ट्रेंड देखना है, ग्रुप में हमको देखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, तो हम कैसे देखेंगे, जरा ध्यान देना बेटा। मैं आ जाओ बेटा, हम ग्रुप में बात करते हैं और ग्रुप में हम ले लेते हैं फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप और सेवेंथ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में कौन कौन है बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, यहाँ आगे है लेड, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उसके बाद आगे बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, और फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। नीचे वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि उसके पास मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, और जिनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है बेटा वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। आओ, अब अगर हम इसमें देखें तो हमें पढ़ाया गया था, हमने आपको बताया था कि अप टू डाउन चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। अप टू डाउन चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का। इसमें अप टू डाउन चले बेटा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का। इसमें अप टू डाउन चले तो ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम का, टेलोरियम का, पोलोनियम का। इसमें अप टू डाउन चले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। देखा ये गया बेटा कि ये जो थ्योरेटिकल डेटा हमने बनाया ये गलत पाया गया। जो इसका रियल डेटा था, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा बेटा कुछ इस तरह से निकल के आया। कैसे? देखा ये गया कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से ज्यादा है, तो सिलिकॉन की सबसे ज्यादा, फिर कार्बन की, उसके बाद बेटा आगे बढ़ सकते हैं आप, जर्मेनियम की, फिर टिन की, फिर फास्फोरस की सबसे ज्यादा, फिर आई नाइट्रोजन की, फिर आई आर्सेनिक की, फिर आई एंटीमनी की, फिर उसके बाद सल्फर की सबसे ज्यादा, फिर आई सेलेनियम की, फिर आई टेलोरियम की। ऑक्सीजन सबसे पीछे निकल गया बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पीछे निकल गई। फिर देखा गया कि फ्लोरीन में क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर आए फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बाकी ट्रेंड सेम था। अब बात आती है सर ये बीच वाले आगे क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है? तो याद रखना बेटा, जो जैसे मान लो हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, आप ये कह सकते हैं सर फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्लोरीन से ज्यादा है। तो क्लोरीन से अगर ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं बेटा, ज्यादा नहीं होगी। कैसे? देखो, फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 और 7 आया, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर ये रहा फ्लोरीन का न्यूक्लियस, पहली सेल, दूसरी सेल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यानी कि ये न्यूक्लियस रहा, फर्स्ट सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो जरा ध्यान दो, फ्लोरीन की साइज छोटी है, छोटी साइज में उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है बेटा, और क्लोरीन की साइज बड़ी है, और बड़ी साइज होने की वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रख सकता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता है। तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन रख नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं आएगी। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्योंकि उसकी साइज बड़ी है। फ्लोरीन भले ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है लेकिन उसकी साइज छोटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता बहुत तेजी के साथ, उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। तो साइज छोटी होने के नाते इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन उसके पास जगह नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन रख सके। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी करता है और रख भी लेता है। यही वजह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। और एक बात याद रखना बेटा, ये सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी होती है, याद रखना, अप्रॉक्स 349 के आसपास होती है बेटा, -349, इतना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जो बेटा स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें बेटा तो कहते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट
tendency to attract shared pair electron of the molecule towards more electronegative atom called electronegativity। याद रखना बेटा, ये कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा बॉन्डेड सिस्टम की बात करेंगे बेटा। यानी कोवैलेंट बॉन्ड का बना होना बहुत जरूरी है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो बन रहा है बेटा वो लीना और मीना के बीच बना होना चाहिए। जैसे मान लो कोई मेरे पास एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बेटा बी, हम मान ले रहे हैं कि ए और बी में बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो बी है बेटा ये बन जाएगी हमारे लिए मीना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और ये जो ए है ये हमारे लिए किसका काम करेगी, लीना का, मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स का मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होना, खींचना, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। आगे बढ़ते बेटा बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर अपना प्रभाव डालते हैं। आइए जरा पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, तो जब हम लोग बेटा किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं बेटा तो उसे पीरियड बोला जाता है, तो ये पीरियड हो गया। और अप टू डाउन चलते हैं तो इसे ग्रुप बोला जाता है। हम पीरियड और ग्रुप में बात करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। आ जाओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की हम बात करें बेटा तो लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। एटॉमिक साइज अगर घट जाएगी बेटा तो जाहिर सी बात है जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गई तो हम कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई। अब अगर ग्रुप की बात करें अप टू डाउन तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। वजह क्या है, रीजन क्या है भैया, रीजन ये है कि अप टू डाउन चलने पर एटॉमिक साइज बढ़ जाती है बेटा, साइज बड़ी हो जाती है, न्यूक्लियस से सेल की दूरी बढ़ जाती है, न्यूक्लियस का पावर घट जाता है, और न्यूक्लियस का पावर घट गया मतलब पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी घट जाती है, उसकी पावर घट जाती है, और पावर घट गई तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घट जाती है। और अप टू डाउन चलने पर क्या होता है बेटा, अप टू डाउन चलेंगे तो जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है बेटा, घट जाता है। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग निगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ना चाह रहे हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो याद रखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के।
अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसका मतलब न्यूक्लियस की पावर बेटा ज्यादा है, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं नंबर 2, एटॉमिक साइज की बात कर ले बेटा। एटॉमिक साइज में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। याद रखना, इसी एटॉमिक साइज की जगह पे हो सकता है नंबर ऑफ सेल बोल करके पूछ ले, क्योंकि बेटा सेल अगर बढ़ती है तो साइज बढ़ती है, सेल घटती है तो साइज घटती है। तो याद रखना इसकी जगह पर कभी कभी प्यार से वो नंबर ऑफ सेल भी कह सकता है, यानी पेपर में क्वेश्चन में नंबर ऑफ सेल भी दे सकता है एटॉमिक साइज की जगह पर। तीसरी बात करें अगर हम लोग तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है लल्ला। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने अभी बताया था कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेलने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर हो गई बातें? सोचो अगर इनर सेल का इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, ये बाहर भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन जब दूर जाएगा न्यूक्लियस से तो उसकी पावर, न्यूक्लियस की पावर घटेगी, साइज बढ़ रही है, अट्रैक्शन घट जाएगा। अट्रैक्शन घट जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घट जाएगी। इसका मतलब कह सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्रीनिंग इफेक्ट के। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगी, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ बेटा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट के कम होने से न्यूक्लियस की पावर ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अंदर आने लगते हैं, और न्यूक्लियस की पावर जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एंटर करने में आसानी हो जाएगी, अट्रैक्ट करना उसके लिए आसान हो जाएगा। चौथी बात अगर हम लोग करें बेटा तो हम लोग पढ़ सकते हैं परसेंट यस कैरेक्टर। क्या पढ़ा जा सकता है? परसेंट यस कैरेक्टर, या इसी को हम कह सकते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चौथा पॉइंट क्या है लल्ला? इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ना बेटा वो तीन तरह के हम लोग पढ़ते हैं, एक sp, एक sp2 और एक sp3। अगर देखा जाए परसेंट यस कैरेक्टर तो sp में परसेंट यस कैरेक्टर जो है बेटा, परसेंट यस कैरेक्टर कितना होता है? 50%। और sp2 में देखें बेटा तो परसेंट यस कैरेक्टर कितना होता है? 33%। और अगर sp3 में देखें तो परसेंट यस कैरेक्टर कितना होता है? 25%। अब आप कहेंगे सर परसेंट यस कैरेक्टर आपने निकाला कैसे? तो देखो sp, यस कैरेक्टर निकालना बेटा, बताओ इस sp में कितने यस हैं? 1, और टोटल कितने ऑर्बिटल है? 2, एक यस एक पी, 2, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, कितना परसेंट आ गया? 50%। हम आपसे कहें कि sp2 का निकालिए, तो बताओ बेटा sp2 में कितना यस है? 1, और टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? 2, 3, एक यस का 2 पी का, तो कितने हो गए? 3, और मल्टीप्लाई कितने से करा हमने? 100 से। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 33.33, यानी कि 33%। क्लियर हो गई बात है? sp3 में कहा जाए परसेंट यस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? तो sp3 में कितना यस है? 1, टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 4, और मल्टीप्लाई कितने से किया बेटा? 100 से। इसको कट कर दिया, कितना आ गया? 25%। तो आपको परसेंट यस कैरेक्टर निकालना सीख गए होंगे। तो sp का परसेंट यस कैरेक्टर बेटा 50%, sp2 का होता है 33%, और sp3 का होता है बेटा 25%। तो याद रखना जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रोपोर्शनल होती है बेटा परसेंट यस कैरेक्टर के। किसके होती है? परसेंट यस कैरेक्टर के। यानी जिसका परसेंट यस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसमें परसेंट यस कैरेक्टर कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते बच्चा।
आ जाओ बेटा, जरा इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल करें, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक कंपाउंड बेटा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक कंपाउंड है हमारे पास बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो याद रखना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा वो sp3 होता है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होता है, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। बोलो, इतनी बातें समझ गए? जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब यहाँ परसेंट s कैरेक्टर कितना है 50%, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? एल्काइन की, फिर एल्कीन की, और सबसे कम एल्केन की। बोलो, क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? क्लियर हो गई बातें? चलो आगे बढ़ जाते हैं, जरा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। किसी कंपाउंड में प्रेजेंट किसी एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, और याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कौन सी लेनी है बेटा? पॉजिटिव लेकर के चलना है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? जैसे अगर हम बात करें MnO4-2 में, और हम बात करें MnO4- में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आएगा? देखो 4 2 जा 8, 2 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया बेटा? प्लस का 6, और यहाँ 4 2 जा 8, 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया? प्लस का 7। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर बताते हैं कि आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। अच्छा बेटा, शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पहली चीज तो मैं ये बता दूं बेटा कि आपसे ये वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन करेंगे कैसे। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो पहली स्केल आती बेटा उसे हम लोग कहते हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बनाई थी, इसको कहा जाता है पॉलिंग स्केल। याद रखना ये वेस्ट है, वेस्ट ऑन बॉन्ड एनर्जी। ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमारे पास कोई एक एटम है ए, यानी ए और बी, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो अगर ये दोनों जुड़ के ए बी बनाएंगे बेटा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ए और ए का बॉन्ड टूटेगा, बी और बी का बॉन्ड टूटेगा, फिर ए और बी आपस में जुड़ेगा, तो इनके बॉन्ड को तोड़ना होगा और इनको जोड़ना होगा। तो ये बेस्ड है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम बी, और यही बराबर होती है बेटा 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा। डेल्टा को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी की बॉन्ड एनर्जी माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और ए का बॉन्ड एनर्जी इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी की और बी के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है इसकी एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई ए के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है इसकी एनर्जी। उसके बाद अंडर रूट में यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? बीई, यानी बॉन्ड एनर्जी किसका? ए और बी का। क्लियर हो गई बात है? इतना नोट करो, फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आजा बेटा, बात करते हैं मुल्कन स्केल के। एक नए साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का स्केल बनाया था बेटा। इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी वो बेस्ड ऑन सम ऑफ
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इन्होंने एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के सम करके के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाला था। तो जब कोई भी यूनिट नहीं दी जाए, बिना यूनिट की वैल्यू दी रहे बेटा, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन 2। ये तब करेंगे जब कोई भी यूनिट नहीं दी जाए। जब आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन 5.6। और जब आपको किलो जूल में बताना हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन 540। बोलो क्या इतनी बातें समझ गए? तो इसको कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि वैल्यू बेटा अब नहीं पूछी जाती है। इतनी बातों को आप नोट करते रहें। आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में आपको हम शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन नीट में उसमें जरूर आएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग कल स्टार्ट करते हैं। आज तक की कहानी बेटा यहाँ तक। थैंक यू।